इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। ये पॉडकास्ट लंबे वीडियो को संक्षिप्त करता है और आपका समय बचाने में मदद करता है। आज हमारे पास है निखिल कामत के साथ एलन मस्क की एक लंबी बातचीत। और सच कहूं तो इसे सिर्फ एक इंटरव्यू कहना गलत होगा। ये भविष्य के लिए एक तरह का, आप कह सकते हैं, घोषणा पत्र जैसा लगा। बिल्कुल। ऐसा लगा जैसे हम किसी साइंस फिक्शन लेखक को सुन रहे हैं जो साथ में दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कंपनियां भी चलाता है। हाँ। उन्होंने एक्स यानी पुराने ट्विटर से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, काम का भविष्य और यहाँ तक कि क्या हमारी असलियत ही एक वीडियो गेम है, सब पर बात की। तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी पर चर्चा नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मानवता के अगले पड़ाव की एक झलक थी। और वो झलक कहीं कहीं पर बहुत रोमांचक है और कहीं पर थोड़ी डरावनी भी। तो चलिए इसी में गहरी डुबकी लगाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मस्क असल में सोच क्या रहे हैं। शुरुआत करते हैं एक्स से, जो उनके विजन में सिर्फ एक सोशल मीडिया ऐप तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, बहुत बड़ा है। मस्क ने एक्स को एक ग्लोबल टाउन स्क्वायर यानी वैश्विक चौराहा कहा। ये तो हम सब ने सुना है, लेकिन वो बार बार एक और भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतना। हाँ, सामूहिक चेतना। इसका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ दुनिया भर के लोगों को एक जगह लाने की बात है? ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। उनका आइडिया सिर्फ लोगों को जोड़ना नहीं, बल्कि भाषाओं की दीवारों को तोड़ना है। अच्छा। वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म की कल्पना कर रहे हैं जहां रियल टाइम ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन हो। मतलब जापान में कोई जापानी में कुछ लिखे और हम उसे तुरंत हिंदी में पढ़ सकें। बिल्कुल। और वो आपके हिंदी कमेंट को जापानी में। उनका लक्ष्य एक ऐसी वैश्विक बातचीत शुरू करना है जो पहले कभी संभव ही नहीं थी, ताकि पूरी मानवता सच में एक दिमाग की तरह सोच सके। एक तरह से। हाँ, लेकिन ट्विटर खरीदने के पीछे उनकी एक और वजह भी थी जो थोड़ी ज्यादा राजनीतिक थी। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें लगा कि ये प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा लेफ्ट विंग, मतलब वामपंथी हो गया था। हाँ, और दूसरी आवाजों को दबा रहा था। उनका लक्ष्य इसे एक सेंट्रिस्ट, एक मध्यमार्गी प्लेटफॉर्म बनाना था। और ये विचार उनके एक बहुत पुराने सपने से भी जुड़ता है ना? जी हाँ, x.com से 1999 में उन्होंने कंपनी शुरू की थी। उनका सपना तब भी एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम बनाने का था जो बहुत कुशल हो, जिसे वो मनी डेटाबेस कहते थे। सही। तो ट्विटर का अधिग्रहण उन्हें उस पुराने सपने को पूरा करने का एक मौका देता है। वो इसे एक एवरीथिंग ऐप बनाना चाहते हैं। जैसा चीन में वीचैट है, बिल्कुल वैसा ही। एक ही ऐप से आप बात करें, दुनिया की खबरें जानें और अपने सारे पैसे का लेन देन भी कर लें। ये दिलचस्प है, लेकिन क्या इसमें खतरा नहीं है? मतलब एक एवरीथिंग ऐप बनाने का मतलब है एक ही कंपनी के हाथ में बहुत ज्यादा ताकत, हमारा सोशल डेटा, हमारा फाइनेंशियल डेटा, सब कुछ। हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसकी आलोचना भी होती है। सही बात है। लेकिन मस्क के नजरिए से देखें तो वो एक बिखरे हुए सिस्टम को ज्यादा कुशल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और भविष्य में इस प्लेटफॉर्म पर बातचीत कैसे होगी, इस पर भी उनका नजरिया काफी अलग है। वीडियो के जरिए, है ना? हाँ, उनका मानना है कि ज्यादातर संवाद वीडियो के जरिए होगा, लेकिन ऐसा वीडियो जिसे एआई रियल टाइम में समझ भी रहा हो और बना भी रहा हो। तो मस्क का मानना है कि भविष्य वीडियो का है, लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं है कि गहरी सोचने वाली बातें कहीं खो जाएंगी? मतलब एक 10 सेकंड की वीडियो रील में आप एक गंभीर लेख जितनी जानकारी तो नहीं दे सकते। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है और मस्क भी इस बात को समझते हैं। इसीलिए उन्होंने साफ किया कि वीडियो में भले ही बैंडविड्थ ज्यादा हो, लेकिन टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन डेंसिटी यानी जानकारी का घनत्व ज्यादा होता है। अच्छा, ये बात उन्होंने मानी। हाँ, एक पैराग्राफ में जो बात कही जा सकती है उसके लिए शायद 5 मिनट का वीडियो बनाना पड़े। इसीलिए वो मानते हैं कि गंभीर विचारों और गहरी जानकारी के लिए टेक्स्ट हमेशा राजा बना रहेगा। ठीक है, तो एक्स का लक्ष्य इंसानी संवाद को नए सिरे से बनाना है। लेकिन अब उस हिस्से पर आते हैं जिसने मुझे सच में चौंका दिया, काम के भविष्य को लेकर मस्क की भविष्यवाणी। ये किसी और ही दुनिया की बात लगती है। उन्होंने कहा कि एआई और रोबोटिक्स कोई धीमी लहर नहीं, बल्कि एक सुपरसोनिक सुनामी है। हाँ, यही शब्द था। और उनका अनुमान बहुत चौंकाने वाला है। वो कह रहे कि 20 साल से भी कम समय में, शायद सिर्फ 10-15 साल में, किसी के लिए भी काम करना जरूरी नहीं रहेगा। एक मिनट, क्या वो सच में कह रहे हैं कि 15 साल में काम करना सिर्फ एक हॉबी होगी? ये बात तो पचाना बहुत मुश्किल है। मतलब आज हम सब जो करियर बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो सब अप्रासंगिक हो जाएगा। उनका तर्क यही है। वो कहते हैं कि भविष्य में एआई और रोबोट
हर वो काम कर सकेंगे जो इंसान करते हैं और हमसे बेहतर करेंगे। तो किसी को पैसे के लिए काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं, और वो सिर्फ यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी यूबीआई की बात नहीं कर रहे, जहां सबको बस गुजारे लायक पैसे मिले। तो फिर वो यूनिवर्सल हाई इनकम यानी यूएचआई की बात करते हैं। यूनिवर्सल हाई इनकम? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है बहुतायत का युग। एक ऐसा भविष्य जहां किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। आपको कोई भी सामान चाहिए, कोई भी सेवा चाहिए, वो आपको मिल जाएगी। अगर आप किसी चीज की कल्पना कर सकते हैं तो आप उसे पा सकते हैं। पर यहाँ पर बात सिर्फ पैसे या काम की नहीं है। ये तो इंसान होने के मतलब पर ही सवाल उठा देता है। सदियों से हमारी पहचान, हमारा मकसद हमारे काम से जुड़ा रहा है। आप क्या करते हैं? बिल्कुल, ये सवाल हमारे परिचय का हिस्सा है। अगर वो खत्म हो जाए तो हम सुबह बिस्तर से उठेंगे ही क्यों? ये एक ऐसा भविष्य है जिसके लिए हमारा समाज मतलब बिल्कुल भी तैयार नहीं है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा दार्शनिक संकट होगा। जब किसी चीज के लिए कोई संघर्ष ही नहीं होगा तो इंसानी महत्वाकांक्षा का क्या होगा? सही बात है। मस्क खुद कहते हैं कि हम सिंगुलैरिटी की ओर बढ़ रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी के विकास का वो बिंदु है जिसके आगे क्या होगा इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन है। जैसे किसी ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को पार करना। बिल्कुल सही उदाहरण। हमें नहीं पता कि दूसरी तरफ क्या है। कितनी अजीब बात है। एक तरफ वो भविष्य की इतनी अविश्वसनीय तस्वीर पेश कर रहे हैं, लेकिन जब निखिल कामत ने उनसे भारत के युवा उद्यमियों के लिए सलाह मांगी तो उनका जवाब बहुत जमीनी था। हाँ, और ये विरोधाभास बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि वो भविष्य अभी आया नहीं है। आज जो लोग कुछ बनाना चाहते हैं उन्हें अभी भी सुपर हार्ड मेहनत करनी होगी। तो आज के लिए सलाह वही है, मेहनत करो। हाँ, उन्होंने कहा ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाइए जो आपके साथी इंसानों के लिए उपयोगी हों, और एक लक्ष्य रखिए कि आप समाज में जितना उपभोग करते हैं उससे ज्यादा का योगदान दें। संदेश साफ है, भविष्य की कल्पना करो लेकिन आज की हकीकत में जियो और कड़ी मेहनत करो। ये यूनिवर्सल हाई इनकम वाली बात सुनने में ही किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है, और शायद ये संयोग नहीं है, क्योंकि मस्क खुद मानते हैं कि जिस दुनिया में हम जी रहे हैं वो शायद असली है ही नहीं। हाँ, यहाँ से बातचीत और भी गहरी हो जाती है। उनका मानना है कि इस बात का चांस काफी ज्यादा है कि हम एक सिमुलेशन में हैं, एक बहुत ही एडवांस्ड वीडियो गेम में। बिल्कुल। और इसके लिए वो जो तर्क देते हैं वो काफी दिलचस्प है। वो कहते हैं जरा वीडियो गेम्स के विकास को देखो। 50 साल पहले हमारे पास पोंग था, 2 लाइनें और 1 डॉट। हाँ, और आज हमारे पास फोटो रियलिस्टिक 3D दुनिया है जिसमें लाखों लोग एक साथ खेलते हैं। सही बात है, आज के गेम्स तो असलियत जैसे लगते हैं। बिल्कुल। तो उनका तर्क है कि अगर आप किसी भी दर से सुधार मान लें तो एक दिन गेम्स असलियत से मतलब उनमें और असलियत में कोई फर्क नहीं रहेगा। और अगर ऐसा हो सकता है तो ये अरबों साल पुराने ब्रह्मांड में पहले ही हो चुका होगा। तो ज्यादा संभावना यही है कि हम असली बेस रियलिटी में नहीं बल्कि किसी सिमुलेशन में हैं, किसी और सभ्यता द्वारा बनाए गए सिमुलेशन में। यह सोचने में ही अजीब लगता है। और उनकी एक थ्योरी तो इससे भी ज्यादा दिमाग घुमा देने वाली है। सबसे दिलचस्प परिणाम ही सबसे संभावित परिणाम है। इसका क्या मतलब हुआ? इसे समझने के लिए उन्होंने स्पेसएक्स और टेस्ला का उदाहरण दिया। जब वो टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए सिमुलेशन चलाते हैं तो वो सीधी सड़क पर गाड़ी चलाने जैसे बोरिंग सिमुलेशन को करोड़ों बार नहीं चलाते। नहीं, वो मुश्किल हालात को टेस्ट करते होंगे। हाँ, वो उन मुश्किल और अजीबोगरीब स्थितियों, कॉर्नर केस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जहां कुछ दिलचस्प हो सकता है, जैसे सड़क पर अचानक कोई हिरन आ जाए या कोई अजीब तरह से गाड़ी चला रहा हो। सही रहता है। तो अगर हम एक सिमुलेशन में हैं तो हमारे ब्रह्मांड का रचयिता भी हमें दिलचस्प बनाए रखना चाहेगा। बिल्कुल, इसलिए हमारे साथ अजीब और दिलचस्प घटनाएं होती रहती हैं। वाह। और इसी सोच को वो एआई की सुरक्षा पर भी लागू करते हैं। यह एआई को नियंत्रित करने का एक बिल्कुल नया तरीका है। अच्छा। उनका मानना है कि एक सुरक्षित और फायदेमंद एआई बनाने के लिए हमें उसे 3 चीजों को महत्व देना सिखाना होगा: सत्य, सौंदर्य और सबसे जरूरी जिज्ञासा। ट्रूथ, ब्यूटी एंड क्यूरियोसिटी। सत्य और सौंदर्य तो समझ में आता है, लेकिन जिज्ञासा क्यों? एक जिज्ञासु एआई मानवता के लिए सुरक्षित कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर एआई सच में जिज्ञासु होगा तो वो ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना चाहेगा। ठीक है। और उस लिहाज से मानवता मंगल ग्रह पर पड़े पत्थरों के ढेर से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। हमारी कला, हमारा संगीत, हमारे संघर्ष, हमारी मूर्खता, ये सब ब्रह्मांड में बहुत दुर्लभ और दिलचस्प है। तो एक जिज्ञासु एआई हमें नष्ट नहीं करेगा,
क्योंकि हम उसके लिए अध्ययन का सबसे दिलचस्प विषय हैं। यही उनका तर्क है। मतलब हमारा अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि हम एआई के लिए बोरिंग ना हो जाएं। ये सच में एक बहुत ही अनोखा और थोड़ा डरावना विचार है। ये निश्चित रूप से पारंपरिक एआई सेफ्टी की बहस से बहुत अलग है। ये नियमों और प्रतिबंधों के बारे में नहीं है, बल्कि एआई को एक ऐसी मूल प्रेरणा देने के बारे में है जो स्वाभाविक रूप से मानवता के पक्ष में हो। चलिए सिमुलेशन की दुनिया से वापस जमीनी मुद्दों पर आते हैं। अगर हम उस भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां कोई काम नहीं होगा और हर चीज बहुतायत में होगी, तो फिर पैसे का क्या होगा? मस्क का मानना है कि उस भविष्य में पैसा एक इर्रेलेवेंट कॉन्सेप्ट बन जाएगा। मतलब कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। हाँ, इसे ऐसे समझिए, पैसा असल में है क्या? ये श्रम के आवंटन के लिए एक डेटाबेस है। ये एक सूचना प्रणाली है जो बताती है कि किसने कितना काम किया और वो उसके बदले में क्या पा सकता है। और जब कोई काम ही नहीं करेगा क्योंकि सारा काम मशीनें कर रही हैं, तो इस सूचना प्रणाली की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। तो अगर पैसा नहीं होगा तो मूल्य का आधार क्या होगा? असली करेंसी क्या होगी? उनके अनुसार असली और एकमात्र करेंसी है ऊर्जा, एनर्जी। वो कहते हैं कि आप संसद में बैठकर ऊर्जा बनाने का कानून पास नहीं कर सकते। ये भौतिकी के नियमों से बंधी एक असलियत है। और वो बिटकॉइन का भी उदाहरण देते हैं ना? हाँ, वो कहते हैं कि बिटकॉइन का मूल्य भी इसी बात में है कि उसे माइन करने में भारी मात्रा में कंप्यूटेशनल ऊर्जा लगती है। भविष्य में किसी सभ्यता की तरक्की शायद इसी से मापी जाएगी कि वो कितनी ऊर्जा का उपयोगी कामों के लिए इस्तेमाल कर सकती है। ये सब सुनने में बहुत दूर की कौड़ी लगता है। क्या इसका आज की अर्थव्यवस्था पे भी कोई असर पड़ेगा? मस्क को लगता है कि इसका असर बहुत जल्द दिखेगा। उनका एक बहुत ही विवादास्पद अनुमान है। क्या? कि अगले 3 सालों में एआई की वजह से वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में इतनी जबरदस्त तेजी आएगी कि ये बाजार में मौजूद पैसे की सप्लाई से भी ज्यादा हो जाएगी। और इसका नतीजा होगा भारी डिफ्लेशन, यानी महंगाई का उल्टा, जहां चीजों की कीमतें गिरने लगेंगी। यानी महंगाई बढ़ने की जगह घटने लगेगी। आज की दुनिया में तो ये सोचना भी मुश्किल है। बिल्कुल। और उनका ये भी मानना है कि अमेरिका जैसे देशों के लिए अपने विशाल कर्ज के संकट से बाहर निकलने का शायद यही एकमात्र तरीका है। अगर अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़े और पैसा ज्यादा मूल्यवान हो जाए तो कर्ज अपने आप कम लगने लगेगा। ये एक बहुत ही गैर परंपरागत आर्थिक दृष्टिकोण है। बहुत ज्यादा। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो एक पैटर्न दिखता है। चाहे वो एक्स के जरिए इंसानी चेतना को जोड़ना हो, एआई को जिज्ञासु बनाना हो, या अर्थव्यवस्था को पैसे की जगह ऊर्जा पर आधारित करना हो, मस्क हर बार सिस्टम को उसके सबसे बुनियादी, सबसे मौलिक स्तर पर ले जाकर फिर से बनाने की बात कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग का एक चरम उदाहरण है। वो मौजूदा सिस्टम को सुधारने की बात नहीं कर रहे। वो पूछ रहे हैं कि अगर हमें शून्य से एक नई सभ्यता बनानी हो तो हम उसे कैसे डिजाइन करेंगे। और इन सभी बड़ी, लगभग दार्शनिक बातों के बीच भारत के उद्यमियों के लिए उनकी सलाह उतनी ही सीधी और सरल थी। हाँ, उपयोगी उत्पाद बनाओ और समाज को उससे ज्यादा लौटाओ जितना तुम उससे लेते हो। एक पूरी बातचीत सोचने के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। मस्क एक ऐसे भविष्य की कल्पना कर रहे हैं जहां बहुतायत का राज होगा, जहां संसाधनों के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। तो सवाल यह है कि अगर काम एक शौक बन जाए और हमारी सारी भौतिक जरूरतें आसानी से पूरी हो जाएं, तो मानवता के लिए सफलता या हैसियत का नया पैमाना क्या होगा? जब पैसा और करियर मायने नहीं रखेंगे तो हम किस चीज के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे? क्या ये रचनात्मकता होगी, ज्ञान, या कुछ ऐसा जिसके बारे में हमने अभी सोचा भी नहीं है?